Why does a small pizza suddenly become everyone's favorite when the price drops? And why do people stop buying the same product when its price increases? This simple change in buying behavior is called movement along the demand curve. And in the next few minutes, you will understand it better than most students. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो है हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यानी कि हमारी दो सिचुएशंस होती हैं। हमने डिमांड कर्व पढ़ा है, डिमांड स्केड्यूल पढ़ा है, राइट? तो डिमांड कर्व में कब चेंजेस आते हैं, कब उसमें मूवमेंट होती है, कब उसमें शिफ्ट होता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आज जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो इस तरीके से हैं: मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और उसकी दो सिचुएशंस, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। दूसरा टॉपिक जो हम करेंगे वो है शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। एंड देन वी आर गोइंग टू answer the question, know the reason why rise in income of consumer will always increase in demand of a commodity. इस क्वेश्चन के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर हम डिबेट करेंगे और जानेंगे कि ये सही स्टेटमेंट है या ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कब होती है, क्यों होती है, उसके क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो आइए। फर्स्ट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब बच्चों, मूवमेंट की जब बात करते हैं कि डिमांड कर्व में मूवमेंट कब आता है, हमने पढ़ा था डिमांड कर्व हमारा इस तरीके से बनता है, डीडी कर्व, राइट? अब इसमें मूवमेंट कब आती है हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रीजन क्या है इसका। सो द रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज fall in price of a commodity. कमोडिटी में फॉल, प्राइस के फॉल की वजह से हमारा ये शिफ्ट आता है, मूवमेंट होता है डिमांड कर्व पे। तो आइए कैसे देखते हैं ग्राफ के थ्रू। इसको बच्चों समझिएगा। मान लीजिए एक प्राइस पीओ पे, पीओ इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है? उसको हम बाय कर रहे थे किस क्वांटिटी पे? क्यूओ। ओके बच्चों, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे हम दिखाते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो उस तरीके से हमारा एट प्राइस पीओ, हमने क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो थी हमारी क्यूओ। ठीक है, अब क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्या हुआ, फॉल इन प्राइस। तो हमारा जो पहले ग्राफ बन रहा था वो हमारा बन रहा था इस तरीके से। ओके, इट्स अ स्ट्रेट लाइन बच्चों, तो आप जब बनाएंगे तो याद रखिएगा कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो जो हमारा ओरिजिनल कर्व बन रहा था, डीडी कर्व, वो इस तरीके से बन रहा था जब हम एट प्राइस पीओ हम क्वांटिटी खरीद रहे थे क्यूओ, करेक्ट? अब क्या हुआ, प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया फ्रॉम पीओ टू पी वन।
तो क्या होगा बच्चों बताइए? जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, राइट? तो क्या होगा? हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो बढ़ के मान लीजिए Q1 हो गई। ठीक। तो अब हमारा जो डिमांड कर्व बनेगा वो किस पॉइंट पे बनेगा? हमारा डिमांड कर्व बनेगा हमारा जो जब प्राइस घटा कमोडिटी का, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई फ्रॉम Q0 to Q1। तो हमारा जो पॉइंट आया वो आया हमारा डिमांड कर्व पे। अब ये पॉइंट आया, पहले हमारा ये पॉइंट था, अब हमारा ये पॉइंट आया। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अलोंग देख रहे हैं आप, पहले यहाँ था पॉइंट हमारा, पहले ये था हमारा पॉइंट, अब शिफ्ट होके यहाँ आ गया है, तो मूवमेंट हो रही है अलोंग द डिमांड कर्व। ओके, सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मे लीड टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ओके, तो आइए इसको लिख लेते हैं शॉर्ट नोट की तरह। मेरे साथ साथ लिखिए तो आपको इजी रहेगा। We will write the explanation now. Initially, जो बच्चों मैंने आपको समझाया है बस उसी को लिखना है आपको भी एग्जाम में। ओके, इनिशियली एट प्राइस PO, क्वांटिटी डिमांडेड इज QO, correct? At point A, let's assume this is point A. At point A, then on the demand curve, the DD curve. Okay, with the fall in price, what happened? From PO to P1, P0 to P1, what happened to the quantity? Quantity demanded rises from Q0 to Q1. Okay, at point B, let's name it as point B. On the same demand curve. Okay, on the same demand curve, DD curve. Okay, this rise is known as, इस राइज को क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सपेंशन, नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड। ओके, आइए एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे, क्या सिचुएशन थी। देखिए, हमारा हमने ये जानना था कि हमारा जो शिफ्ट, जो मूवमेंट होती है अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वो किस वजह से होती है? तो उसकी वजह है, उसका रीजन है फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ओके, अब हमने डिमांड कर्व बनाया जिसमें हमने पहले ज्यूम किया एट प्राइस P0 हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी Q0 की, करेक्ट? अब हमने एक डिमांड कर्व बनाया DD, फिर हमने देखा जब प्राइस फॉल हुआ फ्रॉम P0 to P1 तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई फ्रॉम Q0 to Q1। दैट इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड इज, राइट? तो हमारा जो नया पॉइंट मिला हमें वो हमें मिला यहाँ पे, लेकिन मिला हमें वो डिमांड कर्व के ऊपर ही। तो हम इसको बोलते हैं बच्चों मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अलोंग मीन्स डिमांड कर्व के ऊपर ही मूवमेंट हो रही है, पहले पॉइंट यहाँ था अब पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बट है वो डिमांड कर्व के ऊपर ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों एग्जाम में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है
इससे रिलेटेड वो होती है स्केड्यूल। ओके, तो आइए उसका स्केड्यूल बना लेते हैं एक, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अनदर नेम फॉर दिस पर्टिकुलर situation is, please write down, increase in quantity demanded. Increase in quantity demanded। तो ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब प्राइस कम होगा किसी कमोडिटी का तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। करेक्ट, तो इसको हम इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड सिचुएशन भी बोलते हैं। तो आइए इसका एक स्केड्यूल बना लेते हैं जल्दी से। स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंशन इन डिमांड, यानी इस सिचुएशन का एक स्केड्यूल बना लेते हैं। तो बनाइए मेरे साथ एक टेबल विद 2 columns। One column will show price of good or commodity X, PX, okay, and the other column is showing quantity demanded, यानी कि QX। ठीक है, तो जब था प्राइस 20 तब डिमांड थी 100 यूनिट्स की। जब प्राइस हुआ 15 रुपीज तब डिमांड हुई हमारी 150 यूनिट्स की। जब प्राइस हुआ हमारा 13, कम होता जा रहा है देख रहे हैं आप, तो हमारी क्वांटिटी जो थी वो बढ़ गई 150 से 180 यूनिट्स। और जब प्राइस हुआ 10 रुपीज का तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई 180 से 200 यूनिट्स में। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस फॉल हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। डिमांड इज राइजिंग। क्लियर? ओके, तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। तो आइए सेकंड रीजन जानते हैं इसका, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जिसको हम जानते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से भी। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसका कारण क्या हो सकता है बच्चों, रीजन, लेट्स नो द रीजन। आपने देखा था पहले हमारा एक्सपेंशन हो रहा था तो उसका रीजन क्या था, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या हो सकता है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। सो रीजन इज राइज इन द प्राइस of a commodity. That is the reason. Okay, चलिए जानते हैं एक ग्राफ के थ्रू। बच्चों ये याद रखिएगा आप कि हर एक रीजन का ग्राफ अलग है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ग्राफ बनाने के लिए, इसलिए आप ग्राफ केयरफुली बनाएं मेरे साथ साथ। मान लीजिए पीओ प्राइस था जिस पर हम क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो हमारी थी क्यूओ। ओके, अब क्या हुआ, P0 से पिछली बार प्राइस कम हुआ था तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी थी। अब P0 से प्राइस बढ़ रहा है P1 हियर। ओके, यहाँ पे बढ़ रहा है तो क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगी। करेक्ट, बिकॉज दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड सेज, व्हेन प्राइस राइजेस
the quantity demanded falls. When price falls, the quantity demanded rises. तो अब क्या हुआ बच्चों? देखिए, अब अगर मैं अपना कर्व बनाती हूँ तो कर्व अगेन इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, अब क्या हुआ? पहले मेरा पॉइंट ये था ए. ओके, अब मैं यहाँ से इस तरफ शिफ्ट करा मेरा पॉइंट जो कि है बी. पहले शिफ्ट हुआ था नीचे की तरफ, तो उसे मैंने बोला एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, एंड अब हुआ है मेरा बड़ा है बी की तरफ, यानी ऊपर की तरफ, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इन द क्वांटिटी डिमांडेड. अब देखिए, पहले एक्सपेंशन हुआ था, क्वांटिटी बढ़ के यहाँ आ गई थी. अब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्वांटिटी बढ़ के इधर आ गई है, कम हो गई. कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना. ओके, तो चलिए लिखते हैं एक्सप्लेनेशन. Initially, at price PO, quantity demanded is QO. Correct? At point A, यानी दिस, ये वाला पॉइंट. ओके, ऑन द डिमांड कर्व DD. फिर क्या हुआ? With the rise in prices, with, let's write it in the next paragraph. With the rise in price from P0 to P1, what happened? Quantity demanded falls from falls from Q0 to Q1 at point B. On the same demand curve, on the same DD curve. This fall is known as contraction in demand. ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा. कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड किस लिए हुआ? क्योंकि हमारा प्राइस राइज हुआ, क्वांटिटी कम हुई, जिसकी वजह से हमारा जो पॉइंट था वो सेम डीडी कर्व पे शिफ्ट हुआ टू द लेफ्ट, एंड विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड. देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डिमांड में. पहले सिचुएशन में, पिछले सिचुएशन में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही थी, तो दैट वाज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, इसलिए इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. तो चलिए इसका भी स्केड्यूल बना लेते हैं. Schedule of contraction in DD. ओके, तो सेम दो कॉलम्स बनाएंगे. पहला कॉलम हमारा शो करेगा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी X, प्राइस ऑफ गुड X, दैट इज PX, और दूसरा क्वांटिटी डिमांडेड
QD। ओके, तो लिखिए, जब प्राइस था 5 रुपए, तब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी 100 यूनिट्स। जब प्राइस हुआ 8 यूनिट्स, यानी बढ़ गया प्राइस, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हुई 80 यूनिट्स। जब हमारा प्राइस हुआ 10 रुपीज, प्राइस और बढ़ा, 8 से 10 रुपए हुआ, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड था 50 यूनिट्स। और जब हमारा प्राइस 10 से 15 रुपए हुआ, तब क्वांटिटी डिमांडेड थी हमारी 30 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा इस पर्टिकुलर स्केड्यूल में, कि हमारी प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी घट रही है, राइट? एंड दैट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड कर्व। ओके, चलिए अब थर्ड रीजन जान लेते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। ये हम पढ़ रहे हैं बच्चों, शिफ्टिंग अलोंग द डिमांड कर्व। ओके, तो पहले हेडिंग डालते हैं, शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। इस बार क्या होगा बच्चों, शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अपनी जगह से। पिछली बार वाले जो दो केसेस थे उसमें हो रहा था, मूवमेंट हो रही थी डिमांड कर्व के ऊपर, अलोंग द डिमांड कर्व। ओके, यहाँ पे होगा शिफ्ट, पूरा प्रॉपर प्लेस ही चेंज हो जाएगी। तो उसका रीजंस जान लेते हैं। फर्स्ट रीजन इज, फर्स्ट सिचुएशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड। तो बच्चों नेक्स्ट है शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, जिसका फर्स्ट रीजन है इंक्रीज इन डिमांड। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूट होता है कि मान लीजिए मुझे टी पीने की हैबिट है। ओके, आई हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी। नाउ इंस्टेड ऑफ टी, if somebody offers me coffee, आई एम ओके विद दैट। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए टी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो मैं क्या करूंगी? क्या मैं टी कंज्यूम करूंगी? नहीं, क्योंकि मुझे कॉफी भी इक्वली पसंद है। तो मैं अपनी चॉइस जो है वो शिफ्ट कर दूंगी टुवर्ड्स कॉफी। तो क्या होगा, कॉफी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, राइट? क्या हुआ यहाँ पे, जब प्राइस, टी का प्राइस बढ़ा, तो मैंने टी को छोड़ के कॉफी को चूज किया। तो क्या हुआ, कॉफी को चूज करने से कॉफी की डिमांड बढ़ गई। क्लियर? तो इसे बोलते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूट गुड्स। मींस कि अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आई एम रेडी टू स्विच माई चॉइस टू सम अदर चॉइस। मेरी टी पीने की हैबिट थी, लेकिन क्योंकि टी महंगी हो गई, तो मैंने, आई एम ओके विद कॉफी ऑल्सो, तो मैंने कॉफी कंज्यूम करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस ऑफ टी बढ़ने की वजह से क्वांटिटी ऑफ कॉफी भी बढ़ गई। रीजन समझ में आया? क्योंकि मैंने टी को गिव अप किया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस, और मैंने स्विच किया कॉफी पे, तो कॉफी को ज्यादा पीना शुरू किया, उसकी वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ गई। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड। नाउ व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ चलता है, जैसे कि राइस एंड दाल। ओके, ज्यादातर बच्चों इंडिया में हमारा जो स्टेपल है वो है राइस एंड दाल। चाहे आप किसी भी इंडिया के पार्ट में चले जाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइस एंड दाल हर जगह ऑलमोस्ट खाई जाती है। तो राइस एंड दाल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाई? बिकॉज दे गो हैंड इन हैंड।
अगर मान लीजिए दाल का प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा? राइस की डिमांड भी कम हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? कैसे? क्योंकि राइस और दाल साथ साथ खाई जाती है। तो जब दाल का प्राइस बढ़ा, लोगों ने दाल को कंज्यूम करना कम किया, उसकी डिमांड कम हो गई। जब दाल की डिमांड कम हो गई तो लोगों ने राइस को भी खरीदना कम कर दिया, क्योंकि अब दाल राइस खाने के लिए दाल ही नहीं है उनके पास, तो वो राइस लेके भी क्या करेंगे? तो उन्होंने राइस की क्वांटिटी भी कम कर दी, राइस की डिमांड भी कम हो गई। समझ में आया बच्चों? एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो टी एंड शुगर। टी एंड शुगर भी एक साथ जाते हैं, दे गो हैंड इन हैंड। टी, हालांकि इन टुडेज टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर हेल्थ कॉन्शियस, दे ड्रिंक मिल्कलेस शुगरलेस टी, राइट? बट अगर हम इन जनरल बात करें तो टी विदाउट शुगर इज नॉट प्रेफर्ड बाय, स्टिल बाय मेजोरिटी ऑफ पीपल। ओके, तो मान लीजिए अगर शुगर का प्राइस बढ़ा तो टी की भी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, टी की डिमांड भी कम हो जाएगी, बिकॉज जो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है शुगर, वो महंगी हो गई। तो अब लोगों ने शुगर को खरीदना कम कर दिया। शुगर को खरीदना कम कर दिया तो अब उनको लग रहा है कि मैं टी में क्या डाल के पीऊं, तो उन्होंने टी को भी कंज्यूम करना कम कर दिया। क्लियर? ठीक है, आई होप बच्चों समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। ओके, तो नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड? इंक्रीज इन डिमांड का रीजन क्या हो सकता है बच्चों? It could be, there could be many reasons. First reason could be rise in price of substitute goods. ओके, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि टी और कॉफी के केस में जब टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई। तो क्या हुआ? राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉफी का सब्स्टिट्यूट है टी, तो जब टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड बढ़ी, क्योंकि लोगों ने टी कंज्यूम करना कम कर दिया और कॉफी पीना ज्यादा शुरू कर दिया, तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉफी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट? नेक्स्ट रीजन, नेक्स्ट रीजन इज fall in price of complementary goods। अब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में था राइस एंड दाल, तो क्या हुआ? फॉल इन प्राइस ऑफ दाल। मान लीजिए अब क्या हो रहा है? दाल का प्राइस कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है? राइस की डिमांड वापस बढ़ गई। दाल का प्राइस कम हुआ, लोगों ने दाल खरीदनी वापस शुरू करी। दाल वापस खरीदनी शुरू करी तो उन्होंने चावल भी वापस खरीदने शुरू करे और राइस की डिमांड बढ़ गई। गॉट इट? ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट रीजन जान लेते हैं। नेक्स्ट रीजन है इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब क्या हुआ बच्चों? कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई। कंज्यूमर यानी आप, मान लीजिए आपकी इनकम इंक्रीज हुई, ठीक है, तो आपकी बाइंग परचेजिंग पावर बढ़ी। परचेजिंग पावर के बढ़ने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, आपकी डिमांड भी चीजों की बढ़ गई, आपने ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस इज बेसिकली फॉर द नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स मीन्स जो हम आमतौर पे खरीदते हैं। तो जैसे ही मेरी परचेजिंग पावर बढ़ी, मेरी सैलरी बढ़ी, मैंने गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया, नॉर्मल गुड्स को, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक, नेक्स्ट रीजन कुड बी डिक्रीज इन इनकम। अब क्या हुआ? मेरी इनकम कम हो गई, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम कम हुई तो क्या होगा बच्चों? इंफीरियर गुड्स, आपको याद होगा हमने इंफीरियर गुड्स पढ़ा था। इंफीरियर गुड्स मतलब जो सस्ते गुड्स होते हैं, जैसे कि शुगर के बदले मैं गुड़ को कंज्यूम कर रही हूँ,
जैगरी, तो वो इंफीरियर गुड माना जाएगा। ठीक है। तो मेरी इनकम के कम होने से क्या हुआ, इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ गई। तो देखा आपने, इनकम के कम होने से भी डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन किस चीज की डिमांड बढ़ सकती है, इंफीरियर गुड्स की। क्लियर? ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज फेवरेबल चेंज इन टेस्ट। फेवरेबल चेंज इन टेस्ट का मतलब होता है बच्चों कि मेरा टेस्ट जो है बदल गया, और अब मैं किसी भी ब्रांड के कपड़े पहन लेती थी या लोकल कपड़े भी पहन लेती थी, लेकिन अब मेरा जो टेस्ट है वो चेंज हो गया है पॉजिटिव वे में, और मैंने अब ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। नाउ आई डू नॉट गो फॉर लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल क्लोथ्स, आई ऑलवेज बाय ब्रांडेड क्लोथ्स। तो क्या हुआ, मेरा फेवरेबल चेंज हुआ इन माय टेस्ट। उसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रांडेड कपड़े हैं उनकी डिमांड बढ़ गई। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए देखते हैं अब इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो अपनी बना लेते हैं हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे लेंगे हम प्राइस, यहाँ पे लेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। अब मान लीजिए वही सेम सिचुएशन, जब मेरा प्राइस था पीओ, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड थी क्यूओ। करेक्ट, दैट इज द ओरिजिनल सिचुएशन। अब क्या हुआ बच्चों, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ा है। ऊपर के जितने भी हमने 5 रीजंस पढ़े हैं, जैसे कि rise in price of substitute good, fall in price of complementary good, increase in income of consumer for normal goods, increase in income of consumer for inferior good, and favorable change in the taste। तो इस रीजंस की वजह से हमारे जो कर्व है उसमें शिफ्ट आएगा। तो अभी मेरी इस सिचुएशन में मेरा जो ग्राफ है वो कैसे बन रहा है, ग्राफ मेरा ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही है, दिस इज कॉल्ड डीडी कर्व, राइट। अब क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी जिसकी मैं बात कर रही थी उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। प्राइस में चेंज नहीं आया है, लेकिन प्राइस सेम है, लेकिन मेरी क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ गई है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड शिफ्ट हो गई है Q0 से Q1। करेक्ट। तो अब मेरा जो डिमांड कर्व है वो कैसे बनेगा बच्चों, माय डिमांड कर्व भी विल बी like a straight line, but at this time it will be here. It is parallel to the original graph, but it will be, it has shifted। देखा आपने, पहले यहाँ था पॉइंट, अब पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ आ गया है। करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। शिफ्ट होके इस तरफ आ गया है, तो आई विल नेम इट एज नाउ D1 D1। ओके। तो दिस इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट और फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोला जाता है इसको, फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ओके। तो मेरा जो डिमांड कर्व है वो डी से D1 पे आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। इनिशियली इनिशियली बच्चों आप वीडियो को पॉज करके ग्राफ बनाइए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को रीड करके ग्राफ को फिर से समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके। नाउ राइट डाउन, इनिशियली at price P0, quantity demanded is at Q0 on DD. Okay. Now with the shift
in demand curve from DD to D1, demand increases from Q0 to Q1. ठीक है, with no change. Please underline the word no change in price. With no change in price, देखा ना आपने, प्राइस में कोई चेंज नहीं है. With no change in price. Okay. This shift, full stop. This shift in demand curve D1 is known as rightward shift or forward shift in demand curve. Okay. So initially at price PO, quantity demanded is at QO on DD. With the shift in demand curve from DD to D1, demand increases from Q0 to Q1 with no change in price. This shift in demand curve of D1 is known as rightward shift or shift in demand, forward shift in demand curve. ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा. तो चलिए अब इसका एक स्केड्यूल तैयार कर लेते हैं for important as important part of for the examination. Again we have to make two columns. Price of good X, which is Px, and quantity demanded of good X, that is Qx. ठीक है, तो जब देखिए अब इसमें क्या है बच्चों, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मैं प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रही. लेकिन दूसरे फैक्टर्स की वजह से, जो 5 फैक्टर्स हमने पढ़े थे ना, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम एंड फेवरेबल चेंज इन टेस्ट, उसकी वजह से हमारे जो डिमांड कर्व है उसमें शिफ्टिंग हुई है. तो एट प्राइस 10 वी वर बाइंग इनिशियली 100 यूनिट्स, देन इन द नेक्स्ट सिनेरियो वी बॉट 110 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो राइटवर्ड शिफ्ट है तो हमारी यानी डिमांड बढ़ रही है. ठीक है, देन 130 यूनिट्स एंड देन 180 यूनिट्स. ठीक है, क्लियर. चलिए वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं. अब लास्ट सिचुएशन जान लेते हैं, विच इज डिक्रीज इन डिमांड. डिक्रीज इन डिमांड के रीजंस क्या हो सकते हैं बच्चों, तो आइए जानते हैं रीजंस. रीजन नंबर 1, it could be rise in fall in price of substitute goods. फॉल इन प्राइस, ये बिल्कुल ऑपोजिट है बच्चों, जो हमने पिछला किया इंक्रीज इन डिमांड, उसके सारे पॉइंट्स रिवर्स हो जाएंगे. फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, पहले था राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब है फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. ठीक है, दूसरा हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है, पहले था फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अब है राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. देन पहले था इंक्रीज इन इनकम, अभी भी हो सकता है इंक्रीज इन इनकम बट फॉर नॉर्मल गुड्स, सॉरी
हमारा पिछला था डिक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम फॉर नॉर्मल गुड्स, अब होगा डिक्रीज इन इनकम फॉर नॉर्मल गुड्स। ठीक है। एंड द लास्ट, बट नो सॉरी सेकेंड लास्ट, पहले था हमारा डिक्रीज इन इनकम फॉर इंफीरियर गुड, अब है हमारा इंक्रीज इन इनकम फॉर इंफीरियर गुड्स। ठीक है। और लास्ट था हमारा फेवरेबल चेंज इन टेस्ट, अब है हमारा अनफेवरेबल चेंज, अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट। ठीक है। आइए अब देखते हैं पहले ग्राफ, कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा। बना लेते हैं अपनी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड। जब हमारा प्राइस था P0, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी बच्चों Q0। ठीक है। अब क्या हुआ है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, बट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स दैट वी हैव स्पोकन अबाउट सम टाइम बैक, बिकॉज ऑफ दोज फैक्टर्स हमारी क्वांटिटी कम हो गई है फ्रॉम Q0 टू Q1। इस बार क्वांटिटी कम हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। पहले मेरा ग्राफ बन रहा था इस पॉइंट पे, एक मेरी स्ट्रेट लाइन बन रही थी। हम्म, बच्चों आप थोड़ा केयरफुली बनाइएगा प्लीज। ओके। मान लीजिए ये टच होके जा रही है इसको। ठीक है। तो ये मेरा डिमांड कर्व बना, और अब जो है मेरा पॉइंट मुझे यहाँ मिला है, तो it is again parallel to the demand curve, but it has shifted inside. Okay, so this is time my d1 is here, and it will be called as leftward shift। देख रहे हैं आप, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो उसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और बैकवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, फॉरवर्ड बैकवर्ड नो, पहले वाला फॉरवर्ड था तो ये बैकवर्ड शिफ्ट भी कहा जा सकता है। क्लियर। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Explanation. Initially, at price P0, quantity demanded is at Q0 on demand curve. Correct? Now, with the shift in demand curve, बच्चों आपको लैंग्वेज भी इसी तरीके से लिखनी होगी, क्योंकि इस लैंग्वेज में सारी चीजें कवर हो रही है। ठीक है। आप दूसरी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज बना के भी लिख सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द पॉइंट्स should get covered. Okay, so with the shift in demand curve from DD to D1, demand decreases from Q0 to Q1 with no change with no change in price, with no change in price. Okay, now this shift from DD to D1 is known as
leftward shift or backward shift in demand curve. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसका एक स्केड्यूल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, which we will call as px, and quantity demanded for commodity x, which we will call as qx। ठीक है, अब क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं है तो we will keep the price at 10 only, but because of the other factors that we have studied just now, the demand in the quantity demanded is decreasing. So 100 units, 70 units, 50 units and 20 units। ठीक है बच्चों, देखा आपने? तो आपको नजर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारी फॉल हो रही है, गिर रही है। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों हमारा डिमांड स्केड्यूल। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे चारों पॉइंट्स जो हमने करे हैं। फर्स्ट इज द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसका पहला रीजन हो सकता है फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, उसमें हमने जाना कि कैसे फॉल इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी की सॉरी कमोडिटी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, फिर हमने जाना कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसमें देखा हमने डिक्रीज कैसे, क्वांटिटी में डिक्रीज कैसे आ सकता है विद द चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। फिर हमने जाना शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। इस सिचुएशन में डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है अपनी जगह से, तो उसका फर्स्ट था इंक्रीज इन डिमांड की वजह से। रीजंस थे हमारे, जो रीजंस हमने डिस्कस किए ये सारे रीजंस। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि हमारे डिक्रीज इन डिमांड के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं और उससे क्या क्या बदलाव आ सकते हैं डिमांड कर्व में। ठीक है, और हमने सारे टाइप्स ऑफ सिचुएशन के ग्राफ्स और स्केड्यूल्स भी समझे। तो बच्चों इसके साथ हम आते हैं लास्ट सेगमेंट ऑफ टुडेज क्लास, विच इज द क्वेश्चन। यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड one question: why rise in income of consumer, rise in income of consumer will always increase the demand। आपको क्या लगता है बच्चों, क्या ये सही है? इंक्रीज द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो क्या कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ेगी? क्या ये जरूरी है? तो क्वेश्चन था हमारा, यू हैव टू डिफेंड और रिफ्यूट, मींस आपको या तो इसके स्टेटमेंट के फेवर में बोलना है या आपको इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट बोलना है। व्हाट इज योर ओपिनियन? ठीक है, अपना ओपिनियन मुझे वीडियो को वॉच करने से पहले बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, सो दैट यू कैन नो व्हाट यू आर फीलिंग, इज इट राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो बच्चों मेरे हिसाब से आई विल गो अगेंस्ट द स्टेटमेंट, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा आज की क्लास में उससे हमने ये जाना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको उसका आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। आई रिफ्यूट, मैं रिफ्यूज करती हूँ स्टेटमेंट को। आई रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट बच्चों। ओके, so that's the reason I'm giving you the answer.
I refute the statement. Okay. The above statement holds true only. ये सच हो सकती है बट कब? ओनली इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड के केस में बच्चों हो सकती है, क्योंकि अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो जो नॉर्मल गुड मैं कंज्यूम करती हूँ उसकी क्वांटिटी को मैं डिमांड में बढ़ा सकती हूँ। लेकिन इट इज नॉट गेट ट्रू फॉर द इंफीरियर गुड। जब मेरी कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो मैं क्यों इंफीरियर गुड यूज करूंगी? राइट। मैं नॉर्मल गुड्स को यूज करूंगी, मैं नॉर्मल गुड्स को ज्यादा यूज करूंगी, तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है। दैट्स व्हाई द अबव स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू ओनली इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड के केस में ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। ओके। बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड क्या होगा बच्चों? जैसे ही मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मेरी इनकम बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। राइट। सो बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड the demand falls with rise in income. And एक और केस में बच्चों ऐसा होगा, बता सकते हैं आप? एंड इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड। नेसेसिटी गुड क्या होते हैं बच्चों? जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गुड्स यूज होते हैं, नेसेसरी है हमारे लिए। द डिमांड डज नॉट चेंज विथ राइज इन इनकम। अब बताइए बच्चों, आप ही बताइए, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके नेसेसिटी गुड जैसे कि मान लीजिए शैम्पू, आपका सोप, आपका ब्रश, टूथपेस्ट, ये सब है नेसेसिटी। राइट। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या आप दिन में 2 बार नहाना नहाना शुरू कर देंगे, या 4 बार नहाना शुरू कर देंगे, या आप टूथपेस्ट को 5-6 बार यूज करना शुरू कर देंगे? टूथपेस्ट की मेरी इनकम बढ़ गई है, मुझे टूथपेस्ट ज्यादा कंज्यूम करना है, तो मैं दिन में 4 बार 10 बार ब्रश कर रहा हूँ, या मैं दिन में 4 बार 5 बार हेड वॉश कर रही हूँ शैम्पू से। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए बच्चों, राइज इन इनकम के साथ जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरे जो नॉर्मल गुड है उसकी डिमांड मैं बढ़ा सकती हूँ, उसको मैं ज्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ। बट दिस स्टेटमेंट फॉर दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ अ इंफीरियर गुड, क्योंकि जब मेरी इनकम बढ़ेगी मैं इंफीरियर गुड्स को, सस्ते गुड्स को खरीदना कम कर दूंगी। दैट इज वन। अनदर इज, मेरे जो नेसेसिटी गुड्स हैं, जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में गुड्स यूज होते हैं, मैं उसकी कंजम्पशन भी कांस्टेंट रहेगी ना, उसकी कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैं इनकम बढ़ी है इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिन में 10 बार ब्रश करना शुरू कर दूंगी, ये सोच के कि वाह मेरी इनकम बढ़ गई है, मैं 10 बार ब्रश कर सकती हूँ, नाउ आई कैन अफोर्ड मोर ऑफ टूथपेस्ट। ऐसे नहीं मैं बोल सकती। राइट। तो मेरी जो गुड्स है, नेसेसिटी गुड्स है, उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। इट डज नॉट चेंज विद द राइज इन इनकम। अंडरस्टूड? So this is how you have to write, बच्चों. I refute the given statement. The above statement holds true only in case of normal good, but in case of inferior good, the demand falls with the rise in income, and in case of necessity goods, the demand does not change with rise in income. Clear? And now, since I was asked to defend or refute, I have to conclude it also. So how you are going to write the conclusion? Let's see. We will conclude that. Now we can conclude that a rise in income will not always increase the demand of a commodity. यही हमसे पूछा था स्टार्टिंग में, तो हमने इसी से आंसर को क्लोज किया है, इसी स्टेटमेंट से आंसर को क्लोज किया है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। Okay, bachcho. So that's all for today. We have covered all the topics that we started the class with. What are we going to cover in today's class? We have covered all the topics
सो दीज आर द टॉपिक्स. सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी. अगर बच्चों आपको मेरी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप उसको फॉलो कीजिए और मुझसे कनेक्ट करिए. और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. इस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए सो दैट इट कैन हेल्प देम एज वेल. ओके बच्चों, कहा जाता है कि अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो जो ऑल माइटी है, सुपर पावर, वो आपकी हेल्प करती है. तो प्लीज ट्राई टू हेल्प योर फ्रेंड्स. See you in my next video. Until then, bye bye. Take care.